हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वही उम्मीद जिंदा रखो। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। तो हेनरीज लॉ को स्टडी करने से पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट में सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड को पढ़ाया था, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर को लिया था। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि गैस कैसी होती है, कंप्रेसिबल होती है। तो वहीं से मैंने आपको सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखाया था, इन 1803 हेनरीज प्रपोज्ड अ लॉ, इन दिस लॉ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड वाज स्टडीड। तो इसी चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन निकाल के बैठे हैं, उम्मीद है आप मेरे साथ लिखते चलिए, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूं। आप हेडिंग डालिए हेनरीज लॉ। मेरे साथ लिखते चलिए, क्योंकि लिखने को भी है, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को लिखना भी होता है, ठीक है। तो लिखें, इट गिव्स अ, या हेनरी गिव्स अ, हेनरी, सर हेनरी गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वालिटेटिव नहीं है ये, क्वांटिटेटिव relation, quantitative relation between solubility and pressure of the gas, solubility and pressure of the gas. Henry states, it states that at a given temperature, mass of a gas dissolved in a given volume of solvent is proportional to the pressure of the gas, that is m directly proportional to the p. अब इस चीज को आप समझ लीजिए एक बार क्या है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं और m इक्वल kp। इस चीज़ को समझ लीजिए। मैंने क्या बोला है कि हेनरी गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में दिया था, सॉल्युबिलिटी एंड द प्रेशर ऑफ द गैस। और इन्होंने इस जगह से स्टेटमेंट क्या दिया था कि इट स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, जो मास को हम जिस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। m इज द मास ऑफ डिजोल्व्ड गैस एंड p इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बाद में हेनरी कांस्टेंट के नाम से जानेंगे, पर अभी हम लोग इसको क्या कहेंगे कि हेयर k is the proportionality constant. Here k is the
proportionality constant, and this proportionality constant depends upon किस किस पर डिपेंड्स करता है? नेचर ऑफ गैस, ठीक है ना। इसके साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसके साथ साथ किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, टेम्परेचर के साथ साथ एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पर। ये चारों डिपेंडिंग फैक्टर है। तो ध्यान रखना कि K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर देखो सॉल्युबिलिटी, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से हम इसी को और क्या दे सकते हैं, इसी स्टेटमेंट को कैसे और बता सकते हैं? तो और करके हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि सॉल्युबिलिटी, या मैं यहीं से एक चीज़ और बता दूं कि जो m इक्वल आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा m इक्वल K इंटू पी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ एक ग्राफ, तो m इज़ द मास ऑफ द गैस एंड p इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस। अगर इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो आप खुद ही समझदार हैं कि जो मास ऑफ द गैस है वो किसका, प्रेशर ऑफ द गैस का एक लीनियर फंक्शन होगा। कैसे पता चला? मैथ वाले स्टूडेंट समझ चुके होंगे। इसकी अगर कंपेरिजन मैं करूँ y इक्वल mx प्लस सी से, तो यहाँ इंटरसेप्ट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ c हो गया 0, मतलब इंटरसेप्ट जब भी 0 होता है तो लाइन कहाँ से पास आउट होती है? थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन से पास आउट होती है। यहाँ पे स्लोप की जगह पे क्या आ रहा है? m क्या होता है? स्लोप क्या है? k, और x एक्सिस पे हमने लिया है p को और y एक्सिस पे लिया m को। जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो ये लाइन कैसे ड्रॉ करेगा ये ग्राफ? कुछ ऐसे, और यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या है? k, ठीक है। और स्लोप जो होता है वो होता है m इक्वल टेन थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल है? k के। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं कोई दो गैसेस को ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने किन्हीं दो गैसेस के बारे में बात की, सपोज करो मैंने N2 और O2 को लिया। अगर मान लो सपोज ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किए, वही चीज़ है पर दो गैसेस यहाँ पे ली गई। ये N2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मोलर मास 28 यूनिट, और ये हमने लिया O2, ये कितना होता है? 32 यूनिट। तो यहाँ पे जो एंगल ये क्रिएट करेगा, ये मैंने मान लिया θ1 और ये मैंने मान लिया θ2। तो यहाँ से हम क्या दिखा सकते हैं स्लोप को? यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि tan θ1 किसके होगा? k के, क्योंकि m किसके इक्वल है? k के। तो जो स्लोप k है वही m किसके इक्वल होता है? tan θ के। तो यहाँ थीटा क्या लिया गया है? ये किसके लिए है? फॉर N2 गैस। अगर मैं बात करूँ tan θ इक्वल k, तो ये m बराबर tan θ, मैं θ2 की बात कर रहा हूँ, तो ये किसके लिए होगा? फॉर O2। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो अगर मैं स्लोप को देखूंगा तो यहाँ पे m किसके इक्वल है? k के। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए मास ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस, तो मास ऑफ द गैस इज द लीनियर फंक्शन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस, और यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 होने की वजह से जो लाइन ड्रॉ होगी वह कहाँ से होगी? ओरिजिन से, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर मान लो गैस का मास m दिया हुआ है m1, तो अगर प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो फिर गैस का अगर मास पूछा जाए तो उसको किस रिलेशन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? इफ़ द मास ऑफ द गैस इज गिवन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस एट अदर प्रेशर बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? m1 अपॉन m2 इक्वल p1 अपॉन p2,
भाई यहाँ ऐसे हमने कैसे यूज कर लिया, अगर पहली गैस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ से m1 इक्वल k कांस्टेंट होता है P1 आएगा, दूसरे के लिए क्या आएगा m2 इक्वल k इंटू P2 आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला जनरेट होगा। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है बोर्ड में कि प्रेशर आपको दिया गया था, उस पर आपको मास दिया गया था, प्रेशर आपका चेंज हो गया था और फिर गैस का मास पूछा था, तो आप इस रिलेशन से आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए हेनरीज ने क्या बोल दिया था, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था, किसके बीच में दिया था, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस एंड प्रेशर ऑफ द गैस के बीच में दिया था। इन्होंने यहाँ से क्या स्टेटमेंट दिया था, एट अ गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ द डिसॉल्व गैसेज इन अ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p, m इक्वल kp। यहाँ से हमने लीनियरली ड्रॉ कर लिया एक ग्राफ m और p के बीच में, और दो गैसेस के लिए भी हमने बता दिया स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट जीरो होने की वजह से ये ओरिजिन से पास आउट होता है। अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर मास किसी गैस का गिवन होता है और प्रेशर चेंज करने के बाद अगर मास पूछता है तो ध्यान रखना बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप हम लोग क्या यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके वहाँ से हम लोग उस गैस का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, और डिपेंडिंग फैक्टर भी आपको मैंने बताया, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आपने देखा हेनरीज लॉ में, अभी हेनरीज लॉ कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं हम इसके अंदर अभी क्या है। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था एक ग्राफ, तो बच्चों के मन में आया होगा कि सर आपने यहाँ पे m इक्वल जो tan थीटा लिया और tan थीटा इक्वल आपने सीधा k लिया है, जबकि अभी आपने इक्वेशन क्या लिखी थी, अभी आप इक्वेशन बता रहे थे कि m इक्वल kp। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो फिर ये प्रेशर, तो ध्यान रखना जब प्रेशर टेकन एज यूनिटी लिया जाएगा, जब प्रेशर आपका 1 atm 1 किलो बार या बार में या पास्कल में जिसमें भी है, टोर में, यहाँ पे ज़्यादातर आपका टोर और किलो बार यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रेशर को 1 ले लिया जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन m इक्वल k के इक्वल आ जाएगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ से इन्होंने एक चीज़ और बताई थी, दूसरी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी थी, क्योंकि कोई भी गैस जब यूनिट वॉल्यूम के अंदर डिसॉल्व की जाती है लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो गैस का मैक्सिमम अमाउंट प्रेशर बढ़ाने पर डिसॉल्व होगा। अब प्रेशर बढ़ाने पर गैस का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होगा, इसका मतलब वो सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से एक डेफिनेशन और बन के आ सकती है, डेफिनेशन दूसरी बन रही है ये, तो क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in a liquid solvent is directly proportional to the is directly proportional to the partial pressure of the gas, partial pressure of the gas। दैट मीन्स क्या हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज, यहाँ से मैंने बोला सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये भी ध्यान रखना कि प्रेशर इंक्रीज होने पर हमेशा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज होगी। मैं बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मैं बात नहीं कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। पर मैं बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड में, तो ध्यान रखना जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस कंप्रेस होगी और मोर सॉल्युबल होगी। तो प्रेशर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने के साथ साथ फिर इन्होंने एक टर्म और लिया, बहुत अच्छा एक मोड आया यहाँ पे। इन्होंने कहा इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is expressed in terms of mole fraction,
मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द solution if solubility is expressed in terms of mole fraction of the gas in the solution। अब इन्होंने solubility को मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस कराने की कोशिश की। अब मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है जो यूनिटलेस होता है, आपने को बताया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ एनी वन गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बीच का रेशियो होता है। तो इस जगह पे हमें अदर कंपोनेंट में यूज होने वाले फैक्टर टेम्परेचर वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए इन्होंने मोल फ्रैक्शन को यूज किया और यहाँ से इन्होंने फिर क्या डेफिनेशन दी? अकॉर्डिंग टू द नाउ, ज़्यादातर आपको बुक्स में यही डेफिनेशन ज़्यादा लोग बताएंगे, तो वो डेफिनेशन क्या है वो मेरी बात सुन ले। नाउ अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल pressure, the partial pressure of the gas in vapor phase, in vapor phase is directly proportional, directly proportional, directly proportional to the mole fraction of the gas, mole fraction of the gas in the solution, in the solution। तो इस चीज को ध्यान दें, मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है कि जो पार्शियल प्रेशर गैस का है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और यहाँ पे जो गैस है, जो गैस है वो कंपोनेंट किसका काम कर रही है? सॉल्यूट का, क्योंकि उसको हम डिसॉल्व करा रहे हैं लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर। तो जो सॉल्वेंट है वो मेरा लिक्विड है, तो गैस यहाँ सॉल्यूट है, तो इसलिए हम Chi2 से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और P इक्वल K इंटू Chi2। एक्चुअल में जो ये K है यही मेरा KH है, हेनरी कांस्टेंट। और यहाँ से एक जानकारी वाली बात मैं बताऊं, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि हेनरी ने लॉ लिया था तो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने क्या बताया था? दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। तो हेनरीज कांस्टेंट। अब बात आई कि इसको अगर मैं ऐसे देखूं, बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ से उठ जाते हैं कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने पर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा, या सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो KH है वो एक्चुअली KH नहीं है, वो 1/K के इक्वल या 1/K डैश मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि K मैं यूज कर चुका हूँ और अभी डेरिवेशन के दौरान K डैश भी यूज होगा। तो ध्यान रखना KH नहीं है, यहाँ पे जो KH है वो 1/K डबल डैश के इक्वल है। मतलब क्या है? अगर मैं इसको इस तरीके से कहता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, तो आपको दिखने में आता कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता और मैं प्रेशर निकालता तो 1/K इक्वल Chi2 आता। यहाँ से भी आपको सिंपल वे में दिख सकता है, पर एक्चुअल उन्होंने ये कैसे बताया था कि जो KH है वो 1/K डबल डैश मतलब 1/, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल लिया गया था, क्योंकि 1/ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 एक अपने आप में कांस्टेंट है और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का रेशियो जो होगा, दोनों कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट इन्होंने बनाया था जिसको बोला था हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोला था? हेनरीज कांस्टेंट। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि सर जब डेफिनेशन में हमारा बोला गया था कि मास ऑफ अ डिसॉल्व गैसेज इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, फिर उस मास ऑफ द डिसॉल्व गैसेज से समझ में आता है कि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट में गैस जब डिसॉल्व होगी तो सॉल्युबिलिटी की बात करेगा, तो सॉल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की होती है, ये भी समझ में आया। पर क्यों इन्हें एक्सप्रेस, कैसे इन्होंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो ये चीज़ आपको बहुत कम जगह पे मिलने वाली है। और ड्राई
की मैं बात करूं तो डेरिवेशन भी इसका बड़ा प्यारा है, जो कि आपको जल्द नहीं मिलता है बुक्स में, खासकर बोर्ड एग्जाम की बुक्स में भी। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं नया कि ये कहाँ से आया, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आया तो कैसे आया, तो इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे भी अगर मैं ग्राफ जनरेट करूँ यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि जो ये किसकी फॉर्म में है, एक इक्वेशन की फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, mx इक्वल mx प्लस सी, बाई इक्वल mx प्लस सी। तो बाई पे हमने प्रेशर को लिया है और x पे हमने chi2 को मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस को लिया है। तो यहाँ स्लोप आपका वही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इंटरसेप्ट अगर जीरो है, अगर यहाँ भी इंटरसेप्ट जीरो है तो ऑब्वियसली कैसा होगा, ये भी लीनियर फंक्शन होगा, मतलब लीनियर ग्राफ आपको मिलेगा किसके बीच में, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताने वाला हूं इसके बारे में कि ये चीज कैसे आई, कैसे ड्राइव हुआ। बहुत बेहतरीन है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं रफ कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे डेरिवेशन को, जो भी मैं बात कर रहा था जिस फॉर्मूले की, अब हम लोग उसका डेरिवेशन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी मिलता नहीं है, तो इसको थोड़ा सा गौर से समझें। डेरिवेशन किसका डेरिवेशन है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे देखें, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ ने पहले जो लॉ दिया था, सबसे पहला लॉ, उसमें क्या बोला था, द मास ऑफ अ गैस, इसको क्योंकि सॉल्यूट है गैस तो इसको W2 मान ले रहे, डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड सॉल्वेंट या डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, और इसका मास मान ले रहे हैं सॉल्वेंट ऑफ मास, सॉल्वेंट के मास को हम लोग W1 से रिप्रेजेंट करते आए हैं, W1 एट इक्विलिब्रियम प्रेशर के दौरान, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर, ध्यान रखना मैंने वही लिखा है मास ऑफ अ गैस, क्योंकि गैस सॉल्यूट होती है तो उसके अमाउंट को हम W2 मान ले रहे हैं इन आ गिवन सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मास को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, W1 एट आ इक्विलिब्रियम प्रेशर। क्या रिलेशन दिया था, वो रिलेशन ध्यान करो जो हमने पहले लिखा था, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P। अब यहाँ से M इक्वल क्या आया था, Kp, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। तो पर यहाँ से थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि जो मास है ये किसका है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ गैस, गैस क्या हमारी सॉल्यूट, तो इसको हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, W2 के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूट का मास कितना W2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से M को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, W2 से। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट मतलब गैस, तो W2 इक्वल क्या आ जाएगा, K इंटू P। इसको हम लोग डाल दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान देना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय W1, अब W1 को जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, W2 अपॉन W1 इक्वल K अपॉन W1 इंटू P। अब यहाँ ध्यान देना, जो ये चीज़ है कांस्टेंट में अगर किसी भी, क्योंकि बेट सॉल्वेंट का होगा तो कुछ ना कुछ
कांस्टेंट टर्म होगा वेट, कुछ ना कुछ तो अमाउंट गिवन होगा, जो गिवन अमाउंट होगा उससे अगर हम कांस्टेंट टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो दोनों कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा। k अपॉन W1 को हम यहाँ से एक नया कांस्टेंट मान ले रहे k डैश, क्या मान ले रहे k डैश, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे W2 अपॉन W1 और ये क्या आ जाएगा k डैश इंटू p। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, टू मासेज, कौन से टू मास, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टू masses divided by their respective molar masses। मैंने दोनों मास को इनके मोलर मास से डिवाइड करने की कोशिश की। तो जल्दी से देखें, जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ को देखें, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो W2 को डिवाइड करेंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से M2 डैश, क्योंकि सॉल्यूट का मास सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट करते थे, मोलर मास को हम लोग M डैश से, क्योंकि मोलरिटी M से होती थी, तो इसको इसके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और इसको इसके मोलर मास से डिवाइड करने। सर ऐसा क्यों, वो भी अभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, k डैश। अब सोचो, अगर मैंने इसको इधर अपने मन से डिवाइड किया तो मुझे उधर भी करना है। अब ध्यान देना, ये क्या हुआ है यहाँ पे एक्चुअल में, ये M1 डैश कहाँ जाएगा, ऊपर, M2 डैश कहाँ रहेगा, नीचे। तो सीधा सा मतलब है यहाँ M1 अपॉन M2 डैश दिखाई दे रहा है, मतलब ये M1 डैश कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो M1 डैश अपॉन M2 डैश आपको इधर नजर आ रहा है मल्टीपल की साइड। तो अगर इधर मल्टीपल में देखेंगे तो M1 डैश अपॉन M2 डैश नजर आ रहा, तो क्यों ना हम यहाँ भी इसको मल्टीपल में दिखा दें, M1 डैश अपॉन M2 डैश। इसका मतलब सिंपल है कि जिस चीज़ से हमने डिवाइड दिया था इस साइड, उसी चीज़ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड देने का तरीका तो उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से था, पर इसको हम कॉमन वे में देखेंगे, सिंपल वे में, तो M1 डैश एक्चुअल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर W2 अपॉन W1 की मैं बात करूँ तो M1 डैश अपॉन M2 डैश मल्टीपल में आएगा, तो वो मल्टीप्लाई मैंने इधर दिखा दिया। इनटू क्या चल रहा था, प्रेशर, मतलब मैंने इनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड दिया, ये दे दिया दोनों, इसके मोलर मास का ये डिवाइड, इसके मोलर मास का ये डिवाइड, और इनको फिर मैंने देखा तो M1 डैश ऊपर जा रहा है, M1 डैश अपॉन M2 डैश का मल्टीपल हो रहा है। अगर इस साइड चेक किया जाए तो वो मल्टीपल इधर भी कर दिया, तो जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और प्रेशर इनटू में चल रहा था वो रख लिया। अब यहाँ से होने वाला क्या है, ध्यान दें, सिंस नंबर ऑफ मोल्स क्या कहता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर W2, ये मेरा साइड में मैंने दिखाया इस चीज़ को सिंस करके, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप साइड वर्क के तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, N2, और यहाँ क्या आ जाएगा, N1। और यहाँ पे हमने इस टर्म को, अगर इस टर्म को मैं साइड में दिखा दूँ, K डैश इंटू M1 डैश अपॉन M2 डैश, इसको एक नया कांस्टेंट मान ले रहा हूँ K डबल डैश। ध्यान कीजिए, मैंने एक जगह KH इक्वल 1 अपॉन K डबल डैश लिया था, क्यों लिया था, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक नया कांस्टेंट मान लिया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, K डबल डैश इंटू P। अब बात आई मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, तो देखें, सिंस वी ऑल्सो नो दैट Chi2 किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब फॉर सॉल्यूशन कैसा है, वेरी डाइल्यूट, इफ फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो सिंपल चीज, डाइल्यूट का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे N1 की कंपैरिजन में N2 काफी लेसर अमाउंट में होगा, तो कंपैरिजन में यहाँ पे N1 नहीं है, तो यहाँ कंपैरिजन मत करना। मैं अगर बात करूं, यहाँ पे लिखा सपोज करो 0.1 और यहाँ लिखा है 99 प्लस 0.1, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। या यहाँ पे 0.00001 लिखा और यहाँ पे भी 0.001 लिखा है, तो किसी में अगर ऐड कराते तो वहाँ कंपैरिजन देखी जाती, पर इसके साथ कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से Chi2 क्या आ जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 में अगर N1 ज़्यादा है, N2 से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे N2 अपॉन N1 ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहाँ से ये बनेगा। अब इस चीज़ को हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से अगर देखें, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर आप मुझे बताइए, N2 अपॉन N1 की जगह Chi2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। Chi2 इक्वल क्या आ जाएगा, K डबल डैश इंटू P। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से P की बात करूँ तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा कि 1 अपॉन K डबल डैश इंटू Chi2, ठीक है।
समझ में आया। और इसी चीज़ को उन्होंने 1/k" को अगर यहाँ पे मैं KH कह दूँ हेनरी कांस्टेंट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P इज इक्वल KH इंटू chi2। तो देखो वही फॉर्मूला आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द chi2। तो इस तरीके से हमने ड्राइव कर दिया कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत प्यारा एक डेरिवेशन है जिस चीज़ को आपको कम बताया जाता है या एकेडमिक बुक्स में तो होता ही नहीं है, तो एक्चुअल में बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि जो हेनरी कांस्टेंट है वो एक्चुअल है क्या। तो ये ध्यान रखना, ये 1 प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ शो किया। इसका मतलब क्या है कि ध्यान देना कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, KH जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। है सर कैसे? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती थी। यस सर। अब प्रेशर ज़्यादा होने पर अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती थी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेशर को, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, KH किसके इक्वल है, 1/k" के इक्वल है। तो प्रेशर ज़्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, बट KH कैसी होती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब ये दो रिलेशन ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होने पर सॉल्युबिलिटी लोअर होगी। ठीक है, और भी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक में, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इतना कहना चाहूँगा, जल्दी से आप देखें कि इसमें कुछ नहीं था। मैंने क्या लिया, सबसे पहले आपका एक पहली जो स्टेटमेंट था वहाँ से मैंने M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P लिया। M क्या है, मास ऑफ द गैस, तो उसको मैंने W2 मान लिया सॉल्यूट होने की वजह से। W1 हमने सॉल्वेंट के मास को मान लिया, और फिर हमने क्या किया, सॉल्वेंट के मास से दोनों तरफ डिवाइड किया। जो कॉन्स्टेंट था उसमें डिवाइड होने पर एक नया कॉन्स्टेंट जनरेट हुआ, और इन दोनों मासेस को हमने उनके रिस्पेक्टिव मोलर मासेस से डिवाइड कर दिया। अब मोलर मासेस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो वहाँ मल्टीपल में जो आया उसको मैंने राइट साइड में लिया, जिससे कोई इफेक्ट ना पड़े। उन K के साथ, K डैश के साथ जो मोलर मास आया उनको एक नया कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि किसी भी गैस का या सॉल्वेंट का मोलर मास फिक्स होता है, तो वहाँ से वो भी कांस्टेंट होंगे, तो उनको एक नया कांस्टेंट K" मान लिया, और यहाँ पे इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। chi2 N2/N1 + N2 होता है। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N1 ऑलवेज मोर देन द N2, देयरफॉर यहाँ पे N2 को नेग्लिजिबल कर दिया, और वहाँ पे हमने N2/N1 की जगह chi2 को लिख लिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, प्रेशर और chi2 के बीच में एक रिलेशन जनरेट किया। तो आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है घर पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो हाँ, वीडियो को देखने से लगा कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं आज इसको यहीं लेक्चर को समाप्त करता हूँ। इट्स इनफ फॉर टुडे। और आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि बेहतर तरीके से, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आपको वीडियो आपके घर पर ही मिल रहे हैं, तो घर पर सुरक्षित रहें। और इसी के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेशन और एप्लीकेशंस उसके अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप घर पर बैठे पढ़ते रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।